हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वांग जी को विंग के लिए अपने प्यार को साबित करना पड़ा था। हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे क्योंकि विंग को ऐसा लग रहा था कि वांग जी अब उससे प्यार नहीं करता है। वांग जी उसे टच नहीं करना चाहता है क्योंकि वांग जी उसे अब अपने लायक नहीं समझता है। ये सारे ख्याल विंग को अंदर ही अंदर बेचैन कर दे रहे थे। वांग जी के मन में कई सारे सवाल थे जो उसे विंग से पूछने थे कि आखिरकार विंग इन 7 सालों में कहाँ था, किस हाल में था, ठीक था या वो परेशान था, तकलीफ़ में था, और उसकी बॉडी पर ये चोटों के निशान, नीडल मार्क्स कैसे आए थे। लेकिन इन सवालों के जवाब के लिए वांग जी को इंतज़ार करना ही था इंतज़ार, क्योंकि अभी वो विंग से कुछ नहीं पूछ सकता था क्योंकि विंग अपने राइट माइंड में नहीं था और वो इन सवालों का किस तरह से रिएक्ट करता ये वांग जी भी नहीं जानता था। वांग जी अपनी बाहों में ही विंग को लिए हुए सो गया था और गहरी नींद में था। उसने एक पल के लिए भी विंग को अपने से दूर नहीं जाने दिया। उन दोनों ने पूरी रात एक दूसरे से प्यार किया था। सुबह का 7 बज चुका था लेकिन अभी भी वांग जी की नींद नहीं खुली थी। वो काफ़ी गहरी नींद में था और सुकून भरी नींद में था। ऐसा लग रहा था कि वो विंग के साथ एक ऐसे दुनिया में चला गया है जहाँ से उसे निकलने का मन ही नहीं हो रहा था। और कहीं ना कहीं ऐसा होता भी क्यों नहीं, 7 साल बाद वो अपने विंग से वापस जो मिला था। लेकिन अचानक से कुछ देर बाद वांग जी की आइज़ ओपन हो जाती हैं। उसने अपनी बाहों में विंग को महसूस करना चाहा कि विंग ठीक तो है ना, विंग सुकून से सो तो रहा है ना। लेकिन ये पल ज़्यादा देर के लिए नहीं रहा क्योंकि वांग जी को ऐसा लगा जैसे कि उसकी दिल की धड़कन रुक सी गई थी और उसका रीज़न था विंग। विंग नहीं था वांग जी के साथ, उसके पास, उसकी बाहों में नहीं था और नहीं तो बेड पर था, आसपास भी नहीं था। वांग जी जो कि कुछ वक्त पहले सुकून में था कि उसका विंग उसके पास से वापस आ चुका है, अब वो वांग जी से कभी दूर नहीं जाएगा। सच वांग जी के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था और इस बात ने वांग जी को झकझोर करके रख दिया था। वांग जी बेड से नीचे उतरा। वो विंग को आवाज़ लगा रहा था, बार बार उसका नाम लेता जा रहा था, लेकिन बदले में सिर्फ वांग जी को क्या मिल रहा था, उसे चारों तरफ की खामोशी ही वापस मिल रही थी। विंग की आवाज़ उसे सुना ही नहीं दे रही थी। वांग जी इतना ज़्यादा पैनिक कर चुका था, इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि उसने अपने क्लॉथ्स तक नहीं पहने। उसने ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लिया था। विंग के क्लॉथ्स भी नहीं थे रूम में। वांग जी का दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया था। वो कहता है, विंग प्लीज़ प्लीज़ देखो देखो, मजाक मत करो मेरे साथ, प्लीज़ मजाक मत करो, मुझे सब पसंद नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें मुझे परेशान करने में अच्छा लगता है, हाँ मुझे पता है विंग अच्छे से, लेकिन विंग अभी अभी मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ प्लीज़ विंग वापस चले आओ। अगर अगर तुम जहाँ भी हो ना वहाँ पर वापस चले आओ। विंग तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। हाँ तुम कहाँ चले गए? इतने साल बाद इतने मुश्किल से तुम मुझे मिले हो और फिर से तुम चले गए। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो, कैसे जा सकते हो विंग तुम? तभी वांग जी की नज़र अपने फ़ोन पर गई। उसने जल्दी से अपने फ़ोन को उठाया और विंग के नंबर पर कॉल करने लगा। वो भूल चुका था लेकिन विंग का नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा था। उसी पल वांग जी को याद आता है कि विंग का नंबर तो काफ़ी वक्त पहले ही क्लोज़ हो चुका था और अभी उसके पास कोई फ़ोन भी नहीं था। वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसकी आंखों में डर साफ साफ नज़र आ रहा था विंग को खोने का। वो कहता है, विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ। तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो। तुम मुझे तभी एकदम से वांग जी को अपार्टमेंट के मेन एंट्रेंस का पासवर्ड एंटर होने की आवाज़ आती है। वांग जी जल्दी से उधर भागा तो उसने देखा कि विंग आया हुआ था और उसके हाथ में कुछ मेडिसिन और फ्रूट्स थे। विंग ने उन सबको साइड टेबल पर रखते हुए कहा, हस्बैंड मेरे जाने के बाद तुम अपना सही से ध्यान नहीं रखते थे ना, है ना? तुम्हारी बॉडी पर इतने कट मार्क्स क्यों हैं? हाँ वांग जी विंग को एकटक देखे जा रहा था लेकिन शायद विंग अभी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा था कि वांग जी किस हाल में है। विंग कहता है, हस्बैंड फ्रिज में सब कुछ खाली पड़ा है, पूरा फ्रिज खाली पड़ा है, सिर्फ पानी के बॉटल्स हैं। हाँ मैंने सोच लिया है कि अब हमारा ये फ्रिज ना हमेशा मतलब भरा रहेगा खाने से और फ्रूट्स से। कुछ फ्रूट्स ले आया हूँ
और ब्रेड भी ले आया हूँ, और हम ब्रेकफास्ट में यही ब्रेड खा लेंगे। हस्बैंड, सच में तुम ना बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखते हो। तभी वांग जी, जो कि विंग को देखकर ना परेशान भी था, लेकिन उसे गुस्सा भी आया था, उसके आंसू भी बह रहे थे, बहुत सारे इमोशंस इस वक्त वांग जी के दिमाग में चल रहे थे। वो एकदम से विंग के पास आता है और उसने विंग के हाथ को पकड़कर अपनी ओर टर्न किया और वो विंग के लिप्स पर पैशनेटली और रफली किस करने लगा। किस करते करते वांग जी ने विंग को दीवार के सहारे पुश कर दिया। विंग ये देखकर चौंक जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था, वो वांग जी को अपने से जितना ज़्यादा दूर करने की कोशिश कर रहा था, वांग जी उसे उतना ही ज़्यादा कसकर पकड़ ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो उसे अपने से दूर नहीं जाने दे सकता है। वांग जी ने विंग के लिप्स पर बाइट कर लिया। विंग को इस वजह से तेज़ पेन होता है। वांग जी ने तभी विंग की आंखों में देखा और गुस्से में कहा, विंग, तुम मुझसे बिना बताए कहाँ गए थे और क्यों गए थे? हाँ, क्यों गए थे? क्या क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी तुम्हारी क्या कंडीशन थी? अगर अगर तुम्हें तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? हाँ, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढता? फ़ोन भी नहीं है तुम्हारे पास, फ़ोन नंबर भी नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है तुम्हें ढूंढने का। विंग, तुम्हें नहीं पता मेरी मेरी क्या हालत हुई है। विंग, विंग, अगर अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो तुम मुझसे कह देना। तुम तुम खुद क्यों गए? मुझे इस बात का जवाब दो। विंग वांग जी की हालत और उसका गुस्सा देखकर थोड़ा नर्वस हो गया था। वो कहता है, हस्बैंड, तुम्हारी तुम्हारी बॉडी पर चोटों के निशान थे, कुछ कुछ तो ऐसे थे जो शायद अभी अभी ताज़े ही थे, तो मैंने सोचा कि मैं। वांग जी तभी तेज़ आवाज़ में कहता है, विंग, मत सोचो इतना। तुमने क्यों सोचा तुमने कुछ भी? शायद तुम्हें नहीं याद है कि कल मैं किस कंडीशन में तुम्हें लेकर आया हूँ, लेकिन विंग, मुझे अच्छे से याद है, मुझे हर वो पल याद है। विंग, तुम मुझे नहीं पहचान रहे थे, तुमने यहाँ तक मुझसे कह दिया कि मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं तुमसे प्यार तक नहीं करता। तुमने मेरे प्यार पर शक किया विंग। आई नो कि तुम शायद उस वक्त अपने सेंसेस में नहीं थे, लेकिन विंग, तुम्हारे शब्दों ने मुझे बहुत हर्ट किया है विंग। मैं बता नहीं सकता हूँ मैं कितना हर्ट हुआ था। विंग, तुमने मिशन पर जाने से पहले मुझे बोला था कि अगर अगर तुम वापस नहीं आए, तुम्हें याद है ना हमारी कितनी लड़ाई हुई थी। तो विंग, तुम फिर मुझे बिना बताए क्यों चले गए? और विंग, मुझे तो यही नहीं पता कि तुम सच में मुझे छोड़ के चले जाओगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में मुझे छोड़ के चले जाओगे। विंग, मैं हर रात खुद के ज़िंदा रहने पर खुद को ब्लेम करता था। यही खुद से कहता था कि काश उस दिन मैं भी तुम्हारे साथ मर जाता तो मुझे ऐसे ना जीना पड़ता। विंग, तुम इन चोटों की बात करते हो तो ये मैंने खुद से खुद को पहुंचाई है, क्योंकि मेरा दिल कहता था कि तुम भी बहुत तकलीफ़ में हो विंग। विंग, मैं मर नहीं जाता इनकी वजह से, लेकिन अगर तुम्हें फिर से मैंने खो दिया विंग तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, मैं जी नहीं पाऊँगा। आई कांट लिव विदाउट यू विंग, आई कांट। अपने दिल की बातें विंग से कहते कहते वांग जी टूट चुका था। वो खुद को संभाल नहीं पाता है और उसने विंग को अपने बाहों में भर लिया। विंग डर सा गया था। वो कहता है, हस्बैंड, आई एम सॉरी, मैंने सोचा कि मैं। तभी वांग जी ने उसे उसके नेक के अराउंड से पकड़ा और वो विंग के लिप्स पर सॉफ्टली किस करने लगा। किस करने के बाद वांग जी विंग से दूर हुआ और वहाँ से जाने लगा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो ना अपने बस में नहीं है वो पूरी तरह से। विंग जल्दी से वांग जी के पीछे गया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, हस्बैंड, प्लीज़, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ कि मैंने रोने की वजह से वांग जी की आइज़ बिल्कुल रेड हो चुकी थी। वो कहता है, विंग, मुझसे सॉरी मत बोलो। सॉरी मुझे तुमसे कहना चाहिए था। मैंने तुम पर इतना ज़्यादा चिल्ला दिया। आई एम सॉरी विंग, आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ अपने हस्बैंड से नाराज़ मत हो ना, मुझे छोड़ के मत जाना। वांग जी बेड पर बैठ गया था। विंग तो ये वांग जी के गले से लग गया और कहता है, हस्बैंड, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया ऐसा। तुम गहरी नींद में थे, मैं तुम्हें कैसे जगा देता? और हस्बैंड, मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता। आई एम रियली सॉरी। विंग वांग जी की लैप में बैठा हुआ था।
वांगजी ने अपने फेस को विंग के सीने के पास छुपा लिया। विंग के भी आंसू बहने लगे थे। वो कहता है, हस्बैंड प्लीज़ मेरी तरफ देखो, हम इतने साल बाद वापस से एक दूसरे को मिले हैं, एक दूसरे की लाइफ में आए हैं। लेकिन वांगजी ने अपने फेस को अभी भी ऊपर नहीं किया था। विंग ने अपने आंसू पोंछे। वो जानता था कि वांगजी इस वक्त उससे नाराज़ है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। उसके पास बस एक ही रास्ता था, वांगजी को अपनी ओर देखने पर मजबूर करने के लिए। वांगजी विंग से नाराज़ था, लेकिन वो विंग से इतना प्यार करता था कि वो विंग से ज़्यादा कुछ कह नहीं पाया था। विंग कहता है, हस्बैंड मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे सच में बहुत पेन हो रहा है हस्बैंड। मैं तभी एकदम से वांगजी ने उसकी तरफ देखा और विंग की तरफ देखते हुए कहा, कहाँ पेन हो रहा है विंग, तुम्हें कहाँ पेन हो रहा है? विंग कहता है, हस्बैंड मुझे यहाँ पेन हो रहा है। वांगजी समझ नहीं पा रहा था। वो बोला, विंग कहाँ पेन हो रहा है, मुझे बताओ तो वांगजी ने जल्दी से विंग को बेड पर लेटाया और कहा, विंग प्लीज़ बताओ मुझे, प्लीज़ विंग ने तभी वांगजी के हाथ को पकड़ा और उससे अपने सीने पर रखते हुए कहा, हस्बैंड मुझे यहाँ पेन हो रहा है। वांगजी कहता है, विंग रुको, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। ये अगर वांगजी बेड से उठता है और उसने अपने फ़ोन में डॉक्टर का नंबर डायल करना शुरू कर दिया, तभी विंग ने ऊपर उठकर उसके हाथ को पकड़ा और अपने ऊपर खींच लिया। वांगजी विंग के ऊपर जाकर गिर गया, लेकिन उसने संभाल लिया तो खुद को, वरना उसका और विंग का सर टकरा जाता। वांगजी कहता है, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? तभी विंग ने स्माइल किया और कहा, और वांगजी के गाल पर किस करते हुए कहा, हस्बैंड तुम ना सच में आज भी तुम मेरी शरारतों को समझ नहीं पाते हो ना? वांगजी कहता है, विंग तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे तुम, हाँ? विंग के फेस पर पेनफुल स्माइल थी। वो कहता है, हस्बैंड तुम मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे, और मुझे फिज़िकल पेन नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ दिल में पेन हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है क्योंकि तुम पेन में हो। आई नो मैंने तुम्हें अनजाने में बहुत हर्ट किया है, मुझे तुम्हारे नींद से जागने का इंतज़ार करना चाहिए था, लेकिन मैं। तभी वांगजी ने विंग के फोरहेड पर किस किया और कहा, विंग मैं जानता हूँ कि ये लास्ट 7 ईयर्स हम दोनों के लिए बहुत पेनफुल रहे हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ। विंग तुम्हें खोने का ख्याल ही मेरी जान ले लेता है। जब मुझे पता चला कि तुम मेरे पास वापस आने वाले हो तो मुझे लगा मुझे जीने की वजह मिल गई है। विंग क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इन 7 सालों में तुम कहाँ थे? वांगजी के सवाल को सुनते ही विंग के फेस पर जो स्माइल थी वो गायब सी हो गई। उसने तुरंत टॉपिक चेंज करते हुए कहा, हस्बैंड मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मैंने काफ़ी टाइम से कुछ भी अच्छा खाना नहीं खाया है और मुझे कुछ याद भी नहीं है ज़्यादा। हस्बैंड क्या तुम मेरे लिए मेरी फेवरेट डिशेस बनाओगे ना, है ना? वांगजी एकटक विंग को देखे जा रहा था, ऐसे जैसे कि वो बिल्कुल न्यू विंग से मिल रहा था, जो कि कल से बिल्कुल अलग था। लेकिन विंग 7 साल पहले वाले विंग से बिल्कुल अलग था। मतलब कोई मैच नहीं था, लेकिन कल से विंग कुछ चेंजेस थे उसके अंदर, कुछ था जो विंग के साथ ठीक नहीं था। वांगजी ये बात समझ तो गया था, लेकिन उसने अभी इस मैटर पर ज़्यादा बात ना करना ही बेहतर समझा था। विंग और वांगजी शावर ले चुके थे। वांगजी ने विंग को अपनी शर्ट और पैंट पहनने के लिए दी और कहा, विंग तुम्हारे सारे क्लॉथ्स आर्मी बेस कैंप के उसी रूम में हैं जहाँ हमने अपनी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करी थी। विंग कहता है, हस्बैंड मुझे भी अपनी ड्यूटी पर वापस जाना है, मुझे भी सबके साथ मिलना है, मिशंस पर जाना है। तभी वांगजी उसकी तरफ मुड़ा और कहता है, विंग अभी हम रेस्ट करेंगे और ख़ास करके मुझे तुम्हारी वापसी के बारे में सीनियर्स को इन्फॉर्म करना होगा। आई नो विंग तुमसे बहुत सारे सवाल जवाब किए जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ विंग, और कोई हो ना हो मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा। विंग ने अपनी नज़रें नीची कर रखी थी। वो कहता है, हस्बैंड क्या किसी और को भी मेरे बारे में पता है कि मैं वापस आ चुका हूँ? वांगजी ने विंग को अपने सीने से लगाते हुए कहा, विंग वेनिंग को तुम्हारे वापस आने के बारे में पता है। वेनिंग का नेम सुनते ही विंग के फेस पर स्माइल आ गई। उसे वो पुराने दिन याद आ जाते हैं। उसने कहा, हस्बैंड एक बात पूछूं, क्या वेनिंग अभी भी मिशंस पर जाने से डरता है? मुझे अच्छे से याद है कि वो कितना ज़्यादा घबराया हुआ था, कितना परेशान था। मैंने उसे कितना ज़्यादा समझाया था। वो बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह है। और हस्बैंड शिजे चेंग सब कैसे हैं? क्या वो मुझे आज भी याद करते हैं, या फिर उन्होंने भी मुझे
डेड मान लिया था। क्या आपकी बात होती है उनसे? वो सब भी कितना परेशान हुए होंगे ना, कितना तड़पे होंगे मेरी वजह से। मेरी वजह से सब बहुत दुखी रहे हैं। वांग जी ने कहा, विंग, तुम्हारी शीजे और चेंग दोनों ही ठीक हैं। वो आज भी तुम्हें बहुत मिस करते हैं विंग। विंग इमोशनल हो जाता है और कहता है, हस्बैंड, मेरी वजह से आप कितना परेशान हुए हो। वांग जी कहता है, विंग, हम सब परेशान थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे, तुम्हारी शीजे को, चेंग को और वेन्नी को यकीन था कि तुम जिंदा हो। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग, तुम इस बात से बेफिक्र रहना, हम में से कोई भी तुम्हें जज नहीं करेगा। हम हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेंगे। हमें ये भी तो नहीं पता है कि इन 7 सालों में तुम किस हाल में रहे हो। विंग कहता है, हस्बैंड, मैं जल्द से जल्द फिर से तुम्हारे साथ अपनी आर्मी यूनिफॉर्म में अपनी ड्यूटी पे वापस जाना चाहता हूँ। सबसे मिलना चाहता हूँ, अपने काम को शुरू करना चाहता हूँ जो मुझे करना पसंद था। इस कंट्री को सेव करना, इस कंट्री के लोगों को सेफ रखना। मैं वो सारे काम करना चाहता हूँ जो मुझे शुरुआत से पसंद थे। वांग जी विंग की सारी बातें सुन रहा था। वो कहता है, विंग, हम ज़रूर फिर से अपनी ड्यूटी को साथ में ज्वाइन करेंगे। फिर से हम मिशंस पर जाएंगे। तुम फिर से वो सब कर सकोगे जो तुम्हें पसंद है, लेकिन अभी के लिए नहीं। वांग जी ने विंग को अपने सीने से लगा रखा था। विंग के दिल में एक खुशी थी कि वो फिर से अपनी यूनिफॉर्म पहन पाएगा, लेकिन एक डर भी था कि कहीं ना कहीं उसे बहुत सारे सवाल जवाब किए जाएंगे, और शायद ऐसे सवाल जवाब भी किए जाएंगे जिनका जवाब देना बहुत मुश्किल हो सकता था। क्योंकि विंग एक आर्मी ऑफिसर था, लेकिन वो एक ओमेगा भी था, और एक ओमेगा के लिए इस सोसाइटी में एडजस्ट कर पाना आसान नहीं था, और विंग ये बात अच्छे से जानता था। वांग जी विंग की ज़िंदगी में फिर से खुशियों ने दस्तक दी थी, लेकिन ये भी नहीं पता था उन्हें कि ये कब तक के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुश्किलें तो एक ऐसी पार्ट होता है ज़िंदगी का जो खुशी के पीछे तो खड़ी ही रहती है। मैंग्याओ अपने आलीशान अपार्टमेंट में सोफ़ा पर लेटा हुआ था। काफ़ी खुश था और अपने एक फेवरेट सॉन्ग को सुन रहा था, जो कि शायद रिपीटेड मोड पर लगा हुआ था और एक ही सॉन्ग बजता चला जा रहा था। तभी मैंग्याओ के पास एक नंबर से कॉल आती है। मैंग्याओ ने पहले तो फ़ोन को नहीं उठाया, लेकिन वो समझ गया था कि बार बार कॉल आ रही है तो किसी इम्पोर्टेंट पर्सन की ही कॉल होगी। तभी उसने अपने फ़ोन को उठा लिया और उस नंबर को, उस नाम को देखकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। मैंग्याओ कहता है, शाओमिंग, क्या हुआ? हाँ, आज तुम मुझे इतना फ़ोन कर रहे हो, भी इतने वक्त बाद मुझे कॉल कर रहे हो, सब ठीक तो है ना? शाओमिंग बोलता है, बॉस वो तो मैंग्याओ हंसा बोला, शाओमिंग, क्या हुआ, क्या बात है? हाँ, आज तुम इतना डरे हुए हो क्यों? क्या तुमसे कुछ गलती हो गई है? तुम मेरे पर्सन का अच्छे से ख्याल तो रख रहे हो ना, है ना? और बहुत बहुत थैंक यू जो भी मैंने तुमसे कहा वो सब करने के लिए। शाओमिंग कहता है, बॉस वो पर्सन ना जाने हमारी कैद से कैसे आज़ाद हो गया। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हम उसको रेगुलर मतलब इंजेक्शंस दे रहे थे कि वो प्रॉपर होश में ना रहे, लेकिन पता नहीं वो कैसे आज़ाद हो गया। बॉस, आई एम सॉरी। मैं क्या, ये बात सुनते ही बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वो कहता है, शाओमिंग, ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, तुम एक काम ढंग से नहीं कर सके। मैंने तुमसे बस एक पर्सन का ख्याल रखने के लिए कहा था। तुम्हें पता भी है कि वो पर्सन कौन है? वो पर्सन वो है जिससे मैं प्यार करता हूँ। मुझे सारी डिटेल्स सेंड करो, और जैसे ही वेवुशियन के बारे में कुछ भी पता चले मुझे बताना, और इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। शाओमिंग बहुत डरा हुआ था। उसने कहा, बॉस, ठीक है बॉस। कॉल कट होते ही मैंग्याओ ने गुस्से में अपने फ़ोन को ज़मीन पर फेंक दिया। उसके चेहरे पर गुस्से के रंग साफ साफ नज़र आ रहे थे। उसने कहा, सीनियर, आप कहाँ जाओगे मुझसे बच कर के? 7 साल पहले बहुत मुश्किल से मैंने आपको उस लान वांग जी से दूर किया था, और फिर से आप मेरी कैसे आज़ाद हो गए? डोंट वरी, मैं आपको फिर से ढूंढ लूँगा, और इस बार मैं आपको ऐसा अपने गिरफ्त में करूँगा कि आप मुझसे चाह करके भी दूर नहीं जा पाओगे, और वो लान वांग जी चाह करके भी आपको कभी ढूंढ नहीं पाएगा। ये मेरा वादा है आपसे।